नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हमारे इंडियन राइटर्स की सीरीज में तोरू दत्त को। और तोरू दत्त को हम करेंगे हमारे किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए जो आपका टीजीटी पीजीटी इंग्लिश से रिलेटेड है, या फिर कोई भी सेकंड ग्रेड आरपीएससी एग्ज़ाम है, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम है जिसमें आपका इंडियन राइटर्स आने वाले हैं, तो आपके लिए तोरू दत्त बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और तोरू दत्त को हम करते चलेंगे, इनके बायोग्राफी करेंगे, इनके वर्क्स करेंगे। और जब हम कोई भी राइटर करते हैं तो हम मेनली क्या चीज़ें करते हैं, तो सबसे पहले हम उनकी बायोग्राफी करते हैं कि इन्होंने लाइफ में क्या किया, क्या क्या लिखा, कौन कौन से इन्होंने वर्क लिखे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और कौन से इसके राइटिंग के लिए उनको कौन सा अवार्ड कहाँ मिला। तो ये चीज़ें हम करते चलते हैं। तो हम यहाँ पर तोरू दत्त को करेंगे। तोरू दत्त के बारे में हम क्या करेंगे कि इनका पूरा नाम क्या था, ये कहाँ से थी, और इनका जन्म कब हुआ। तो तोरू दत्त कौन थी? तो तोरू दत्त जो थी वो एक बंगाली ट्रांसलेटर और राइटर थी। तो तोरू दत्त जो थी उनकी बिल्कुल छोटी सी एज में ही डेथ हो गई थी। 21 ईयर्स की थी वो जब उनकी डेथ हुई। और फिर भी उन्होंने इतने वर्क्स लिख दिए हैं, इतने वर्क्स लिखे हैं, इतनी ट्रांसलेशन करी हैं। 21 बिल्कुल छोटी सी एज में इन्होंने बहुत कुछ लिखा था। तो तोरू दत्त जो थी उनका जो पूरा नाम था वो था तारुलता दत्त। तारुलता दत्त था, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में किसी में पूछ लिया जाए। तारुलता दत्त जो था इनका वो पूरा नाम था। और इनकी जो राइटिंग्स थी उनमें उन्होंने अपना नाम तोरू दत्त लिखा है। तो तोरू दत्त जो थी वो एक इंडियन बंगाली ट्रांसलेटर थी और पोएट थी, जिन्होंने इंग्लिश और फ्रेंच में लिखा था, फ्रेंच और इंग्लिश में। बट इनको 4 लैंग्वेज आती थी टोटल। फर्स्ट आपको पता है ये बंगाली ट्रांसलेटर थी तो इनको बंगाली लैंग्वेज आएगी। इंग्लिश और फ्रेंच में ये लिखती थी तो आपको पता है इंग्लिश और फ्रेंच। बट एक लैंग्वेज और है संस्कृत, जो तोरू दत्त के साथ जुड़ी मानी जाती है, क्योंकि उनको बहुत अच्छा संस्कृत का ज्ञान था। और उनका जो जन्म हुआ था वो 4 मार्च 1856 को हुआ था। 4 मार्च 1856 को रामबागान कलकत्ता बंगाल में हुआ था। उस समय इंग्लिश शासन जो हमारे ऊपर था, इंडिया के ऊपर था, उस समय जो बंगाल था उनमें उनका जन्म हुआ। और उनकी जो डेथ हुई थी वो 30 अगस्त 1877 में। बिल्कुल इनका छोटा सा जो कार्यकाल है 1856 टू 1877 ये उनका जीवन काल है। बिल्कुल छोटी सी एज 21 ईयर्स एज में इन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया। क्योंकि अचीव इसलिए कर लिया क्योंकि एक राइटर के लिए क्या होता है, लिखना बहुत ही अच्छा वर्क इन्होंने छोटी सी एज में लिखा। तो इनकी लाइफ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इनकी लाइफ में इनके फादर थे, मदर थी। तो इनके जो फादर थे गोविंद चंद्र दत्त, इनका पूरा नाम था गोविंद चंद्र दत्त, ये इनके फादर थे। और ये भी राइटिंग के करियर से जुड़े हुए थे। तो ये कौन थे? तो ये एक पोएट थे। गोविंद चंद्र दत्त उस समय पोएट थे। इनकी मदर थी क्षेत्रा मोनी दत्त। तो क्षेत्रा मोनी दत्त जो थी वो एक ट्रांसलेटर थी, कि ध्यान रखिएगा ट्रांसलेटर थी इनकी मदर। और ट्रांसलेशन का जो वर्क था उन्होंने अपनी माताजी से सीखा था। और इनके कजन थे रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त जो थे वो एक राइटर भी थे और इसके साथ साथ वो एक सिविल सर्वेंट भी थे। और इनकी जो सिस्टर थी वो आरू दत्त थी, जो कि ट्रांसलेशन में उन्होंने अपना योगदान दिया था उस समय जब उन्होंने एक कलेक्शन ट्रांसलेशन का जो एक पोएटिक कलेक्शन निकाला था तोरू दत्त ने। तो फ्रेंच जब पोएम्स को उन्होंने ट्रांसलेट किया था तो उस समय जो आरू दत्त थी उन्होंने 8 पोएम अपने द्वारा ट्रांसलेट की गई थी वो उसमें ऐड करी थी। और ट्यूटर का नेम, इनके जो ट्यूटर थे उनका नाम था बाबू साहेब चंद्र बनर्जी। बाबू साहेब चंद्र बनर्जी उनके ट्यूटर का नाम था। 1862 जब वो 6 साल की थी तो इनके पिताजी ने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था, यानी कि वो ईसाई बन गए थे। उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। 1869 में जब वो 13 साल की हुई
तो उन्होंने क्या किया कि इंडिया ही छोड़ दिया। इंडिया छोड़ दिया तो वो कहाँ गए, तो वो 4 ईयर्स के लिए यूरोप चले गए। 4 ईयर्स वो रहे बाहर, और 4 ईयर्स में ये कहाँ कहाँ रहे, तो वो 1 ईयर रहे थे फ्रांस में और 3 ईयर रहे थे इंग्लैंड में। 3 ईयर में जो इंग्लैंड में रहे, 1871 में वो कैम्ब्रिज में मूव कर गए, यानी कैम्ब्रिज में आ गए थे। 1869 में ये बाहर गए थे। 1869 to 71 ईयर वो फ्रांस में रहे, और 1871 में ये इंग्लैंड में आ गए, यानी कि कैम्ब्रिज में आ गए थे, और 1873 तक रहे थे। इनका ये पूरा लाइफ का वो रहा। और इनके अब देख लेते हैं वर्क्स, इन्होंने क्या क्या लिखे। ठीक है, तो इन्होंने जो लिखे थे वर्क्स, उनमें है नॉवेल्स हैं इनके। तो फर्स्ट इनका जो नॉवल है वो है इंग्लिश में। इन्होंने लिखा था बियांका और द यंग स्पेनिश मैडन। ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था। 1878 में ये पब्लिश हुआ। अब आप कहेंगे कि 1877 में इनकी डेथ हो गई थी, तो ये 1878 में कैसे लिखा? ये लिखा पहले ही गया था, बट पब्लिश हुआ था 1878 में। और ये इनके फादर ने उनकी डेथ के बाद, यानी पोस्टथुमसली, जो डेथ के बाद कुछ चीज़ पब्लिश होती है पोस्टथुमसली, एक सेकेंड, पोस्टथुमसली ये इन्होंने पब्लिश करवाया था। उसके बाद जो आता है, उसके बाद जो आ जाता है कि इनका दूसरा जो नॉवल था वो कब लिखा गया, तो वो लिखा गया था इनकी डेथ के 2 साल बाद। 1877 में इनकी डेथ हुई थी। 1879 में ये पब्लिश हुआ था, और ये भी इनके फादर के द्वारा पब्लिश किया गया था। ले जनरल दे मैड मोसले डी आर्वर। ये फ्रेंच लैंग्वेज में है, इसलिए इनके नाम हमें अजीब भी लगेंगे, पर ये फ्रेंच लैंग्वेज में है। और 1879 में ये पब्लिश हुआ था, और ये फर्स्ट फ्रेंच नॉवल था जो कि इंडियन वुमेन राइटर के द्वारा लिखा गया था। अब हम बात कर लेते हैं इनके वर्क्स में पोइट्री की। तो पोइट्री इन्होंने लिखी थी, जो कि बहुत ही फेमस इनका पोइटिक कलेक्शन है, जो ट्रांसलेशन के द्वारा इन्होंने लिखा था। तो ए सीफ ग्लेन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स, इसमें 165 to 166 पोएम यहाँ पर ऐड की गई हैं। और 1876 जब इनकी डेथ हुई थी 1877 में, उससे 1 साल पहले इनकी पोइट्री पब्लिश हुई है, और 1 साल बाद इनका नॉवल पब्लिश हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, 1876 में इनकी पोइट्री पब्लिश हुई है। और वो उसकी खासियत क्या थी, तो वो एक विदाउट ए प्रीफेस और विदाउट इंट्रोडक्शन के ये पब्लिश हुई थी। सेकेंड एडिशन इसका कब आया था, तो सेकेंड एडिशन इनकी डेथ के बाद आया था। 1871 में जब इनकी डेथ को 1 साल हो गया था, तब इसका सेकेंड एडिशन आया था। इसके अंदर क्या चेंजेस थे, तो 44 न्यू पोएम्स थी, और इसके साथ साथ इनका और इनकी जो सिस्टर थी आरुदत्त, तोरुदत्त ये खुद थी, और आरुदत्त जो थी इनकी सिस्टर थी। तोरू और आरुदत्त का पोर्ट्रेट यानी कि चित्र उसमें था, और 44 पोएम ऐड की गई थी। थर्ड एडिशन कब आया था, तो थर्ड एडिशन आया था 1880 में, यानी कि इनकी डेथ के 3 साल बाद। और ये जो पब्लिश हुआ था वो कंगन पोलूफ लंदन में इन्होंने पब्लिश किया था। पहले 2 एडिशन थे, जो एक इनके जिंदा रहते ही पब्लिश हो गया था, और दूसरा इनके फादर ने पब्लिश करवाया था। और जो थर्ड एडिशन था 1880 में, वो कंगन पोलूफ लंदन में उन्होंने पब्लिश करवाया था। एक इनके लिए बहुत ही जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए भी। हो सकता है कोई अच्छे लेवल का एग्ज़ाम हो और उसमें आपसे ये पूछ लिया जाए, या फिर नेट लेवल में तो ये पूछ ही लिया जाता है, ऐसा वो नहीं है बिल्कुल। आपके कोई अगर स्टेट लेवल का हो या फिर नेट लेवल का हो तो उसमें पूछ ही लिया जाता है। तो एडमंड गूस जो थे,
एडमंड गूज। ये कौन थे? तो ये उस समय रिव्यू देते थे जो एग्जामिनर, द एग्जामिनर नाम के जो एडिटोरियल या फिर वो जो जर्नल्स पब्लिश होती थी या फिर जो मैगज़ीन पब्लिश होती थी ना उस समय, उसमें ये एडमंड गूज जो थे वो रिव्यू दिया करते थे। तो 1877 में जब उन्होंने इनकी पोइट्री, इस पोइट्री को देखा था, इस पोइटिक कलेक्शन को देखा था, तब उन्होंने इसको रिव्यू किया था और उसी ईयर में इन्होंने किया था। 1877 में इन्होंने इसको पढ़ा था और 1877 में ही द एग्जामिनर, ये उस जर्नल का नाम है, और इसमें उन्होंने इसका रिव्यू दिया था। तो ये याद रखिएगा किसने रिव्यू दिया? एडमंड गूज ने। और कब दिया? 1877 में। और किस में दिया? तो द एग्जामिनर में दिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट इनकी जो पोएम आती है या पोइट्री कलेक्शन आता है तो वो है ये एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। इसमें क्या है? इसमें हिंदुस्तान की जो पोएम्स थी, उन्होंने जो अपनी मदर से सुनी थी, उन पोइटिक कलेक्शंस का, उन पोइट्रीज़ का कलेक्शन डाला है। और इसमें से कुछ फेमस पोएम थी जैसे सी ऑफ फोलिएज, द लोटस, सीता, और कैशुराइना ट्री। तो ये जो इम्पोर्टेंट कुछ पोएम्स के नाम दिए हैं, बट ये जो एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, ये उन पोएम्स का कलेक्शन था जो उन्होंने अपनी माताजी से सुनी थी। और द बैलेड्स आर, ये जो बैलेड्स थे, एंशिएंट बैलेड जो थे, उनका जो जॉनरे था वो इंडियन जॉनरे था। और जो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आप याद रखना या फिर नोट कर लीजिए। दत्त ऑल्सो पब्लिश्ड ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेंच पोइट्री। उन्होंने 1874, मार्च 1874 से मार्च 1877 तक उन्होंने बंगाल मैगजीन, यहाँ पर उन्होंने लिटरेरी आर्टिकल दिए थे अपने, और फ्रेंच पोइट्री दी थी। जो ट्रांसलेशन, फ्रेंच पोइट्री की जो ट्रांसलेशन थी वो उन्होंने बंगाल मैगजीन में दी। किस में दी? बंगाल मैगजीन में। किसकी ट्रांसलेशन दी थी? तो फ्रेंच पोइट्री की दी थी। और कब से कब तक की दी थी? तो मार्च 1874 से लेकर मार्च 1877 तक, क्योंकि उनकी जो डेथ हुई थी तो वो आपको पता है 30 अगस्त को हुई थी। 30 अगस्त को उनकी 1877 में डेथ हुई थी और मार्च तक उन्होंने बंगाल मैगजीन में अपना ट्रांसलेशन है पोइट्री की और लिटरेरी आर्टिकल है वो पब्लिश किए थे। तो ये आपका जो हो जाता है वो है आपका तोरू दत्त का बायोग्राफी हो गया, उनके वर्क्स हो गए। और अब हम एक चीज़ और करते हैं। तो एक चीज़ और क्या करते हैं, इनकी जो पोएम्स थी, एक चीज़ और, एक इनके ब्रदर थे तोरू दत्त के, जिनका नाम था अबजू। इनकी भी डेथ अर्ली एज में हो गई थी और इनकी सिस्टर जो थी आरू दत्त, उनकी भी डेथ अर्ली एज में हो गई थी। और एक तोरू दत्त की जो डेथ हुई थी वो किस डिजीज़ की वजह से हुई थी? तो वो टीबी की वजह से हुई थी। ये ध्यान रखिएगा, टीबी की वजह से उनकी डेथ हुई थी। हो सकता है आपसे पूछ भी लिया जाए। और एक 1876 में जो इनका ये जो पोइटिक कलेक्शन पब्लिश हुआ था, और जिसमें 165 to 166, क्योंकि कई जगह 165 लिखा आता है तो 166 भी लिखा आता है। ऑथेंटिक 165 माना जाता है। यहाँ पर 165 इसको ऑथेंटिक मानते हैं, कई जगह 166 भी दे दिया जाता है। और इसमें क्या है, इसमें तोरू दत्त के द्वारा, खुद के द्वारा लिखी गई, एक कंपोज की गई एक पोएम है जो तोरू दत्त ने खुद कंपोज की थी। तो उस पोएम का नाम भी आपसे पूछ लिया जाता है कि वो पोएम कौन सी थी जो तोरू दत्त ने खुद ही कंपोज करी थी और उस पोएटिक कलेक्शन में थी। तो ए मोन पैरे ये इनकी खुद के द्वारा लिखी गई पोएम थी और खुद के द्वारा कंपोज की गई पोएम थी। ये ध्यान रखिए,
खुद के द्वारा उन्होंने एक ही पोएम कंपोज करी थी, ए मोन पैरे, और 8 पोएम जो थी उस पोएटिक कलेक्शन में जो आरुदत्त ने ट्रांसलेट करी थी। आरुदत्त ने ट्रांसलेशन दिया था उनका। तो ये आपकी यहाँ पर तोरूदत्त की बायोग्राफी रही। कैसा लगा आज का सेशन? अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक नए इंडियन राइटर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।